यूपीपीसीएस, यूपीएससी और समीक्षा अधिकारी सहित विभिन्न परीक्षाओं के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के इस करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। मित्रों, करंट अफेयर्स की क्लास अब अपने तेजी से आगे बढ़ रही है और इस करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम लोग अपने संक्षिप्तकी की चर्चा कर चुके हैं। जनवरी से दिसंबर से लेकर के और जुलाई से लेकर दिसंबर तक के संक्षिप्तकी का अध्ययन कर चुके हैं। उसको हम लोग एक डिस्क्राइब फॉर्म में करेंगे, एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के साथ लेकर के चला जाएगा और बिल्कुल उन्हीं प्रश्नों को देखा जाएगा जो बिल्कुल आपके परीक्षा में आने हैं। यही प्रश्न उसी तरीके से प्रश्न बनेंगे जिस तरीके से हम लोग उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और आते हैं आज इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है, 3 नए अपराध कानून संसद से पारित किए गए हैं। शुरुआत करते हैं इसकी। और मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी डीपीआईएस के साथ जुड़ चुके होंगे। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप इस क्लास को देख रहे हैं और ये साथ ही साथ ये क्लास जो है आपको ऐप पर भी डायरेक्ट मिल रही है, इसलिए आप जुड़ चुके होंगे। और आइए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको नई नई चीज़ें, सारी चीज़ें बड़ी तथ्यपरक और सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर, सबसे विश्वसनीय जानकारी आपको मिलती रहेगी। आते हैं, चर्चा करते हैं। आपने खूब ढेर सारा अध्ययन कर लिया होगा 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में, लेकिन ये आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू के लिए तो रामबाण है। समझ लीजिए कि अभी यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में यहाँ से खूब ढेर सारे प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार से यूपीएससी में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से समय आपके ईपीएफओ में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ईपीएफओ का इंटरव्यू आने वाला है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना। और प्रीलिम्स में भी आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आते हैं उसको देखते हैं। 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हैं। आपको बता दें कि 3 जो नए अपराध कानून हैं उनका जो स्वरूप है उनको आइए देखिए, को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में जो भारतीय जो न्यायिक प्रणाली है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में तीन महत्वपूर्ण कानून लाए गए थे और ये कानून थे आपका आईपीसी। अगर आप देखें तो भारतीय दंड संहिता, ये क्या था? आईपीसी भारतीय दंड संहिता थी और अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसी प्रकार से आप देखते हैं दूसरा था आपका, ये थी दंड प्रक्रिया संहिता थी, सीआरपीसी। दंड प्रक्रिया संहिता थी। और तीसरा आपका था साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था। अब देखिए, जो भारतीय दंड संहिता थी यह था 1860 का था। ठीक है, सीआरपीसी आपकी थी 1898 की थी, 1898 की थी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका 1972 का था। ठीक है, अगर आप देखिए 1872 का, तो आप देखिए ये 3 कानून थे, तीनों कानून में बदलाव किया गया है। देखिए यहाँ क्यों बदलाव किया गया, सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो यहाँ क्या था? दंड प्रक्रिया। यहाँ क्या था? दंड संहिता, दंड प्रक्रिया। ठीक है, और साक्ष्य। देखिए कितना सिस्टमेटिक है। सबसे पहले दंड संहिता यानी दंड का प्रावधान है, तो दंड की प्रक्रिया होगी, फिर दंड के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अब कह रहा कि नहीं, ये बात कब की थी? ये बात थी ब्रिटिश काल की थी, जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उनके विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता था तो उसको दंड देने का अधिकार था। ठीक है, तो दंड देना था, ना कि न्याय देना नहीं था। अब क्या है? अब न्याय देना है। पहले क्या प्रावधान था? पहले दंड देने का प्रावधान था। अब क्या प्रावधान है? अब न्याय देने का प्रावधान है। तो दंड से न्याय की ओर हम आ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में लाएगा। ये सब जो है ब्रिटिश कालीन कानून थे। ये सभी कानून ब्रिटिश कालीन कानून थे। ये सभी कानून ब्रिटिश कालीन थे। अब जो भारतीय कानून आ रहे हैं तो इनको क्या कर दिया गया? भारतीय दंड संहिता का नाम बदल करके दंड की जगह क्या कर दिया गया? अब इसकी जगह
न्याय कर दिया गया। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता कर दी गई, भारतीय न्याय संहिता कर दी गई। दंड किसमें बदल गया? न्याय में बदल गया। आप समझिएगा, भारतीय दंड संहिता कन्वर्ट होगी भारतीय न्याय संहिता में। अर्थात अब स्वतंत्र भारत का क्या काम है? अब हमें अपने नागरिकों को मात्र दंड देना नहीं है, अब हमें न्याय दिलाना है। अर्थात ये उन्होंने किसी भी राज्य के अपराध के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया है, उस अपराध के विरुद्ध उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, उसके लिए उनको न्याय दिलाया जाएगा। अब उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाना। तो दंड की जगह न्याय ला गया। यहाँ पर क्या थी? यहाँ थी भारतीय, यहाँ थी दंड प्रक्रिया संहिता। तो अब नागरिक सुरक्षा संहिता, अब इस दंड प्रक्रिया की जगह क्या हो जाएगा? नागरिक सुरक्षा हो जाएगी। अब भारतीय नागरिक, ठीक है, सुरक्षा संहिता। तो अब क्या बदल दिया गया? अब ये दंड प्रक्रिया इसमें बदल दी गई, नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल दी गई। अब दंड प्रक्रिया बदल दी गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल दी गई है। ठीक है, ये बदल दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, अब ये भी भारतीय साक्ष्य में भी बदल दिया गया है। हालांकि ये भी, इसके लिए भी क्या होना चाहिए? साक्ष्य होना चाहिए। तो ये भी क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीन है, हालांकि साक्ष्य साक्ष्य के रूप में ही रहेगा, वो एविडेंस ही रहेगा, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य रहेगा। अर्थात इस संदर्भ में जो भी साक्ष्य हो सकते हैं, जो भी एविडेंस हो सकते हैं, उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो दंड संहिता को किसमें बदल दिया गया? आपके न्याय संहिता में बदल दिया गया। यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है उसको आइए देखिए। ये क्लियर हो गया, भारतीय दंड संहिता को बदल दिया गया भारतीय न्याय संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता को बदल दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पर लाया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। ठीक है, आइए अब प्रश्न यहां से क्या पूछा जा सकता है? उपर्युक्त तीनों विधेयकों को, तीन विधेयक लाए गए, उपर्युक्त तीनों विधेयकों को राज्यसभा से 21 दिसंबर को तथा लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को पास किया गया। अब देखिए यहां पर प्रश्न, कब राज्यसभा से ये पहले कहां पेश किए गए? पहले पेश किए गए लोकसभा में। तो लोकसभा में 20 दिसंबर को पारित किया गया जो है तीनों विधेयकों को, राज्यसभा से 21 दिसंबर को, लोकसभा से 20 दिसंबर को पारित कर दिया गया, और 25 दिसंबर को 2023 को राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी करके इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो 20 दिसंबर और 21 दिसंबर, दो तारीख याद रखिएगा, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 25 दिसंबर, 20, 21 और 25, ये 3 दिसंबर। यहां से प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता को निम्नलिखित में से कब, किस तिथि को अधिसूचित कर दिया गया, किस तिथि को लोकसभा से पारित कर दिया गया, किस तिथि को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। इस तरीके से यहां से फैक्चुअल प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो दो प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, तो 20 दिसंबर लोकसभा, 21 दिसंबर राज्यसभा और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अधिसूचित कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो 3 पॉइंट यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए, जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया है। 1860, ठीक है, 1898 और 1872 के अधिनियम द्वारा इन्हें लागू किया गया। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय, और क्यों लागू किया गया ये भी मैंने आपको बताया, दंड की जगह न्याय लाने का उद्देश्य रहा है। अब हम एक स्वतंत्र भारत है, तो स्वतंत्र भारत में हमें अपने नागरिकों के लिए न्याय, उनको अधिक से अधिक और सर्व और सुलभ तरीके से उनको न्याय उपलब्ध कराना है। इन तीनों कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। अब आतंकवाद, लिंचिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोविजंस क्या किया गए हैं, क्या प्रावधान किया गया उसको एक बार देख लीजिए। नाबालिग से रेप दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण किया गया है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध ऐसे होने वाले अपराधों के संबंध में नागरिकों को, जो पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, न्याय मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके लिए उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63 और 69 हो गई है। अर्थात 375 आप देखोगे सेक्शन में 375 की जगह क्या हो गया है, सेक्शन 63 हो गया है।
और 376 की जगह हो गया है सेक्शन 69 हो गया है, ये हो गया है। ठीक है, हत्या की धारा 302 थी, अभी 101 हो गई है। अब सेक्शन 302 अगर आप देखोगे, सेक्शन 302 जो था अब क्या हो गया है 302, अब यह 101 हो गया है, 101 हो गया है। ठीक है, गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा दी गई है। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। मॉब लिंचिंग अगर कोई करता हो पाया जाता है, अपराधी होता है, दोषी पाया जाता है, उसको सीधे फांसी की सजा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे, ये सबसे गंभीर अपराधों में है। एक्सीडेंट के मामले, वाहन से किसी घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम की ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण किया गया है। लाठी मारना भी अपने आप में क्या हो गया है, एक कड़ी सजा का प्रावधान हो गया है। ट्रायल के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, पहले यह जरूरी नहीं होता था और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होता रहेगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 डेज में फैसला देना होगा और फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी आवश्यक हो जाएगी। दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। अभी तक एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिका दायर करके दाखिल करते थे। तीनों बिलों में संशोधन के बाद 1860 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। मतलब इंडियन की जगह भारतीय हो गया है, एविडेंस की जगह साक्ष्य हो गया है, कोर्ट की जगह संहिता, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो गया है। नए संशोधन के बाद अब कई धाराएं और प्रावधान बदले जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं होंगी। ठीक है, आईपीसी में 511 धाराएं होंगी, अब 358 बचेंगी। ठीक है, आईपीसी में जो 511 धाराएं थी अब वो 358 बचेंगी। 175 धाराएं बदल जाएंगी, 20 नई जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं खत्म हो जाएंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 531 धाराएं बचेंगी, 177 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 14 धाराएं जो है खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा जो पहले नहीं था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी, 24 धाराएं बदली जाएंगी, 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 निरस्त कर दी गई हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, लिंचिंग और सजा का प्रावधान कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को जो है मान्यता दे दी गई है। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान के अनुसार कानून निर्माण से पूर्व जहां से सुझाव लिए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। सितंबर 2019 से तीनों कानूनों पर काम शुरू हुआ है। 2020 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों और विश्वविद्यालयों को पत्र लेकर सुझाव लिए गए थे। 2021 में सभी सांसदों, फिर आईपीसी अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक को पत्र लिखा गया था। 2020 में कानूनों को समाहित करने का काम शुरू हुआ। 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकेडमी, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद, 135 आईपीएस अधिकारियों के 42 सुझावों को मिलाकर ये कानून बना दिए गए हैं। 128 बैठकों के बाद दोनों कानूनों की तुलना की गई है। फिर कानून स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए। कमेटी के 72% सुझावों को कानूनों में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से इतनी लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजरने के बाद तीनों न्यायिक कानून, तीनों न्यायिक प्रणाली के आधार स्तंभ ये कानून है और तीनों लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 1 साल तक अभी लोगों को सीखने के लिए, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया। अभी इसको प्रभाव में नहीं लाया गया है। 1 साल तक यानी पूरा 2024 तक क्या किया जाएगा, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा
और उसके बाद ही इस कानून को इम्प्लीमेंट करके और फिर उसको पूरी तरीके से हटाया जाएगा। तो अभी जो चलेंगे 2024 में पुराने कानून ही चलते रहेंगे। इसको प्रशिक्षण के बाद फिर क्या किया जाएगा, इसको यथासंभव लागू किया जाएगा। तब तक हो सकता है कई कानूनी दायरों से भी ये चलता रहे, क्योंकि इसके विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। हालांकि 2024 के बाद 2025 तक ये फाइनलाइज हो जाएगा और पुराना कानून पूरी तरीके से हट जाएगा, नया कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए है और ये लगातार चलता रहेगा। इसलिए आपको इस पर अपने एक स्पष्ट जो है वो बनाए रखना है, अपना एक स्पष्ट व्यूज बनाए रखना है, विजन बनाए रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 बड़ा चर्चा में रहा है। आप जानते हैं निर्वाचन आयुक्तों को की नियुक्ति किए जाने के संबंध में अभी बीच में कई प्रावधान किए गए। एक पंजाब के अधिकारी थे जिनको जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। उनके संबंध में एक बड़ी प्रक्रिया रही कि उनको आनन फानन में किया गया, अर्थात एक तरफ रिटायरमेंट होते हैं, दूसरी तरफ उनकी नियुक्ति हो जाती है, जिसको लेकर के राजनीतिक दलों में और सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस पर अपनी टिप्पणी करनी पड़ी। फिलहाल सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इसके बारे में एक पैनल बना दिया था कि इस तरीके से एक पैनल बनेगा, लेकिन सरकार द्वारा उसके बारे में एक नया कानून लाया गया है, संसद में पारित किया गया है और उस कानून के तहत पुराने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर लाए गए पैनल को हटा दिया गया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज को उसमें से हटा दिया गया है, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है और एक नया कानून लाया गया है। आते उसी के बारे में देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। लोकसभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर को और राज्यसभा ने इसे 12 दिसंबर 2023 को पारित किया था। ठीक है, यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों से संबंधित विधेयक को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो लोकसभा द्वारा पारित किया था 12 दिसंबर को। ऐसे याद रखिएगा, 12 को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसे 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने पारित किया था, इसे पलट दीजिए 21 दिसंबर हो जाएगा। 21 दिसंबर को इसे जो है लोकसभा ने पारित किया। 12 दिसंबर को राज्यसभा ने पारित किया था और लोकसभा ने इसको 21 दिसंबर को पारित किया। ठीक है, ये हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में अस्तित्व में आ गया है। यह विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा करें। अर्थात एक कोलिजियम होगा जो कोलिजियन इनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा, उसी के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। चयन समिति में कौन होंगे? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री होंगे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। ठीक है, पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी, लेकिन अब यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार लाया गया है। आप देखिए, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होगा। साथ ही साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे या सबसे बड़े दल के नेता होंगे। इन 3 सदस्यीय कमेटी होगी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष होंगे, 3 होंगे। पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शामिल होने का प्रावधान था, जिससे इससे हटा दिया गया। हालांकि इसमें नहीं दिए हैं, इसको देना चाहिए था। ठीक है, उनको हटा देंगे, यही विवाद चल रहा है। फिलहाल इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके बारे में नोटिस भी जारी किया है। हालांकि इस कानून को लागू होने से रोका नहीं गया, इस पर स्टे नहीं किया गया है। ये कानून प्रचलन में है, लेकिन इसमें न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है। प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 लाया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेस एवं आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया गया है। लोकसभा ने 21 दिसंबर 2023 को इसे मंजूरी दी। राज्यसभा ने इस विधेयक को 3 अगस्त 2023 को पारित कर दिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भी यह कानून अस्तित्व में आ गया है। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। चूंकि ब्रिटिश कालीन थे, ब्रिटिश काल की जगह भारतीय कानून आ गया है। प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रेस पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की भी जांच की जाएगी और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय दिए गए हैं। इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेटों या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित करने की भी आवश्यकता अब नहीं होगी। एक तरीके से ये इसको सरल बना दिया गया है। पहले अत्यंत जटिल होता था, अभी अत्यंत सरल प्रक्रिया के दौर से गुजरेगा। जीएसटी संशोधन विधेयक, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 लाया गया है और राज्यसभा ने इसे 20 दिसंबर को तथा लोकसभा ने 19 दिसंबर को इसे पारित कर दिया है। यह विधेयक जीएसटी 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। उसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे कि अपीलीय अधिकरण जीएसटी संशोधन विधेयक में किस चीज का प्रावधान किया गया है। तो जीएसटी संशोधन में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें केंद्र सरकार को एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने का अधिकार मिल गया है। इसमें अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 साल से बढ़ा करके 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 साल से बढ़ा करके 67 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तक की गई है। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया है। वर्ष 2019 में जीएसटी अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किए गए थे। अधिकरण के सदस्यों की नियम और सेवा शर्तों के मानकीकरण का कार्य जारी है और इसी के अनुरूप यह विधेयक पेश किया गया है। सरकार ने 15 सितंबर 2023 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था। यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 15 सितंबर 2023 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को देश भर में अधिसूचित किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीएसटी संशोधन अधिनियम 2023 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें केंद्र सरकार एक केंद्रीय अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अध्यक्ष की आयु 70 वर्ष और इनकी आयु जो है सदस्यों की आयु 65 वर्ष करने का 67 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ देश भर में 31 अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठों के गठन का भी प्राधिकरण किया गया है। ये इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। यहां से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर रहे। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई। दोनों पक्षों में समुद्री और समुद्री क्षेत्र कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग 10 क्षेत्रों में सहमति बनी है। ठीक है, इसमें 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा कि दिसंबर में किस सऊदी अरब के किस अरबी देश के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई। ठीक है, तो ओमान के जो है राष्ट्राध्यक्ष की भारत यात्रा हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ओमान के ढोफर विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन सा विद्यालय, ढोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर एमओयू का हस्ताक्षर किया। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ओएमयू किया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच खुफिया इकाई और ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी को भी आदान प्रदान करने पर भी एक एमओयू हुआ है। भारत और ओमान ने आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाले व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार के संबंध में भी समझौता किया है। व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में करीब 12.5 अरब डॉलर था, जो पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गया है। इस अवसर पर भारत ओमान ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की भी घोषणा की। ये दोनों देशों में कारोबार और पूंजी सहयोग में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, इस पर सहमति बनी। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए बने संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस कोष को भारतीय स्टेट बैंक और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% के संयुक्त उद्यम से स्थापित किया गया है। पिछली 2 किस्तें 10 करोड़ और 20 करोड़ डॉलर की थी। भारत ओमान के बीच यूपीआई के प्रयोग का विचार किया जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों में रुपए में कारोबार की भी संभावना बढ़ी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, भारत और ओमान के बीच संबंध किस तरीके से आगे बढ़े हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत बेहतरीन है। इसमें से खाड़ी देश में जो यूएई है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसके साथ भारत का जो विदेशी व्यापार है वो अपने
सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अन्य देशों के साथ भी भारत के जो आर्थिक हित हैं बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण। NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क कहां पर बनी गई है? NH6 है। NH नेशनल हाईवे 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन, दिशा निर्देश और विशेषताओं के विकास पर भी अनुसंधान किया है। इस अनुसंधान में विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में किया गया था। यहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको स्टील स्लैग से बनाया निर्मित किया गया? यहां से एक प्रश्न आपका बन सकता है, मे बी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 13 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न चरणों में चुनाव हुए हैं और यहां पर नई सरकारों का गठन हुआ, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। ठीक है, बस केवल आपको यहां से प्रश्न यूपी पीसीएस में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। यहाँ पूछा जाएगा तो निम्नलिखित में से किन राज्यों में चुनाव हुए हैं, कौन कौन से वहां पर बने हुए हैं, सरकार किसका किसका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी है, इसलिए यहाँ पर बहुत डिटेल पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी सीटों की संख्या में पूछ लिया जाता है, तो राजस्थान में 199 सीटों में से, वैसे जब ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तो एक प्रश्न जरूर होता है, लेकिन मान लिया हो सकता है 4 ऑप्शन दे दें, उसमें सीटों की संख्या के आधार पर भी दे सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें थी और किसको मिली है, कुल कितनी सीटें राजस्थान में थी, किसको मिली, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। राजस्थान में 199 सीटें थी, जिसमें से 115 सीटों पर जीत हासिल हुई किसकी? बीजेपी को 115 मिली, कांग्रेस को 69 मिली हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 66 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को कुल 35 सीटें मिली हैं। तो इस तरीके से यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी यहां से ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस को 64 मिली है, बीआरएस को 39 मिली और भाजपा को 8 सीटें मिली हैं। मिजोरम सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दोहोमा की पार्टी जेडीपीएम मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ने विधानसभा की 40 सीटों में से 27 पर जीत दर्ज की है और नेशनल फ्रंट को 10 सीटें मिली है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं, यहां से पूछा। इनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भजनलाल शर्मा पहली बार सांगनेर विधानसभा से जीते थे। लाल दोहमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहां से केवल यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी और प्रश्न यहां से पूछे जाने की कोई बहुत बड़ी संभावना यहां पर नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लगी है कि 370 का हटाया जाना पूर्णतः उचित रहा है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा जा सकता है? मान लिया एक प्रश्न अगर बनता है तो केवल यही पूछा जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो यहां से कोई ऐसा प्रश्न पूछे जाने की कोई बहुत बड़ा संभावना नहीं है। ठीक है, न्यायालय ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और अनुच्छेद 370(3) के तहत इसे निष्क्रिय घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी बनी रही है। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। न्यायालय ने यह भी माना है कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 फर्स्ट डी के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है। परामर्श और सहयोग का सिद्धांत अनिवार्य नहीं था और राष्ट्रपति की कार्यवाही भी वैध मानी जाती थी। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर भी विचार करते हुए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता का फैसला जरूरी नहीं समझा, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को भी बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सुलह उपायों का प्रस्ताव देने के लिए सच्चाई और सुलह समिति की स्थापना करने की भी एक सिफारिश की है। हालांकि इसमें शामिल मुद्दों की संवेदनशीलता को देखते हुए समिति के गठन का तरीका सरकार पर छोड़ दिया गया है। ठीक है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी निर्देशित किया। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए हो सकती है 30 सितंबर 2024। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ द्वारा शामिल किए गए अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, यानी 5 सदस्यों की पीठ ने ये किया है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना हो सकता है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023 एक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है। इस रिपोर्ट के बारे में आइए देख लीजिए। हुरून ये उद्यमियों के बारे में और अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो उद्यमियों के बारे में इसने एक रिपोर्ट जारी किया है। 13 दिसंबर 2023 को जारी हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची में 30 वर्ष और उससे कम उम्र के सब उद्यमियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया है। कोई कॉमर्स एप्लीकेशन जेप्टो के संस्थापक कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा को ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर 24 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश हैं जिन्होंने भंजू की स्थापना की, जो एक शोध पहल है जिससे समूचे भारत में 2 मिलियन से अधिक छात्र जुड़े हुए हैं। जेप्टो ने तेज व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और कम समय में उत्पादों को विविधता प्रदान करने का उद्देश्य रखा है। जेप्टो ऐप उपभोक्ताओं की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें ऑनलाइन किराने का सामान और ताजा उपज से लेकर व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं। इस साल जेप्टो को $200 मिलियन की फंडिंग मिली है, जिससे इसका मूल्यांकन $1.4 बिलियन तक पहुंच गया है, जो इसे 2023 के पहले भारतीय यूनिकॉर्न के रूप में चिन्हित किया है। यह सम्मान उन युवा उद्यमियों और कैवल्य बोहरा और आदित्य पलीचा और जैसे ताकतवर प्रतिभाओं को साबित करता है जो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सूची में चौथे और 5वें स्थान पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दिगंतारा के राहुल रावत हैं और कंटेंट मार्केटिंग पेपर के अनुरुद्ध सिंगला हैं। स्किल मैट्रिक्स की 27 वर्षीय देवांशी केजरीवाल 30 वर्ष से कम उम्र की हुरून इंडिया टॉप 100 में सबसे कम उम्र की महिला हैं। इस सूची में अंडर 30 में 5 महिलाएं शामिल हैं। देवांशी स्किल मैट्रिक्स नामक एडटेक स्टार्टअप के सह संस्थापक भी हैं। तो ये इसमें दिया गया है हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची में शामिल कौन कौन उद्यमी हैं। कैवल्य बोहरा 21 साल की आयु है, कंपनी की जेप्टो। यहाँ से प्रश्न आपके मैचिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। तो कैवल्य बोहरा की जेप्टो है मुंबई में। ठीक है। आदित्य बलीचा 22 साल के हैं, जेप्टो है, दोनों इसके साथ संस्थापक हैं, मुंबई में। नीलकंठ भानु प्रकाश की है, भंजू एयरटेक है। ठीक है। निवास इनका अमीरपेट में है। राहुल रावत है, 24 वर्ष के हैं, दिगंतारा है इनकी कंपनी। अनुरुद्ध सिंगला हैं, 24 वर्ष के हैं, कंटेंट मार्केटिंग है। जयेश गाडेवार हैं, 24 साल के हैं, सॉस स्क्रूट है। अनुरुद्ध शर्मा की कंपनी है, दिगंतारा है। शाश्वत नेकरानी की भारत पे है। तनवीर अहमद की दिगंतारा है और ऋषभ शेखर की करंट मार्केटिंग है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हैं भारत के युवा उद्यमी हैं। इनके बारे में हुरून इंडिया टॉप 100 सूची जारी की गई है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपके मैचिंग करने के लिए प्रश्न यहाँ से जुड़े होंगे आपकी परीक्षा से। तो इनको बस केवल आपको क्या देखना है, इनका नाम देखना है और इनकी कंपनी के मैचिंग करने वाले प्रश्नों को एक बार देख लेना है। तो ये रहे आपके इससे संबंधित जो करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न हैं। यहाँ पर अधिकांशतः हम लोग भारत के साथ भारत में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दों को देख रहे हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ से प्रश्न जनरेट हो सकते हैं हम लोग इसमें देख रहे हैं। प्रश्नों को कहाँ से बनाया जा सकता है, प्रश्नों की प्रकृति क्या हो सकती है। ठीक है। साथ ही साथ हम इनके प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। इनसे जो जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है। आपकी परीक्षा से पहले ही सारे प्रश्नों को आपके साथ पेश करके और पूरा करंट अफेयर्स आपको करंट ऑब्जेक्टिव में भी दे देंगे। भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? तो प्रोजेक्ट क्या है? भारत और बांग्लादेश देश हैं, भारत और बांग्लादेश
और प्रोजेक्ट का नाम है अगरतला अखाउरा रेल लिंक है। 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है। अगरतला त्रिपुरा और अखाउरा बांग्लादेश के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच बाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे की बचत होगी। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है और 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन त्रिपुरा में है। ठीक है, ये आपको यहां से प्रश्न हो सकता है कि कौन कौन से पूर्वोत्तर के कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से देश हैं और कितना किसमें है। जैसे त्रिपुरा में कितना है, 5.46 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश में कितना है, 6.78 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, पश्चिमी त्रिपुरा में निश्चिंतपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। कहाँ क्या करेगा, निश्चिंतपुर जो है यहाँ पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवंबर को किया गया, जिसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट लाइन है और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 भी शामिल किया गया है। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट कहाँ पर है, ये बांग्लादेश के रामपाल में है। ठीक है, इस पर भी दोनों देशों के बीच एक समझौता होते हुए इसका भी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया है। 1320 मेगावाट की इस सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना भारत के एनटीपीसी और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मिलकर भारत की मदद से की गई है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच इस पर एक आम सहमति होकर के दोनों देशों ने मिलकर के दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसका उद्घाटन किया है। अब आते हैं भारत मालदीव। जबरदस्त दोनों तरीके से संबंधों में खटास पैदा हुई है। नई सरकार मालदीव में नई सरकार का गठन हुआ, नई सरकार के गठन होने के साथ ही ये मामला लगातार बढ़ रहा है। भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हो गया। भारत माननीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के मालदीव की नई सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 2 दिन बाद 3 दिसंबर 2023 को ये बात कही थी। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे और 2022 में एक छोटा विमान उपहार में दिया था। इन विमानों का प्रयोग राहत एवं बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। दो 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और अद्दू द्वीपों पर तैनात हैं। वर्तमान में डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोली के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए थे, जो शुरू से ही चीन के पक्षधर और भारत विरोधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर मालदीव में तैनात भारतीय सैन्यकर्मियों को वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत से किया था। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता ने यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया है, इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने भी इन संबंधों को तरजीह देते हुए और उसे वापस बुलाने के लिए कहा गया। हालांकि पूरी तरीके से मालदीव चीन के पाले में जा चुका है। ठीक है, अब चीन के पाले में जा चुका तो भारत सरकार उसमें अपनी पहल कर रही है। फिलहाल जो कुछ किया जा रहा है, अभी आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जाकर के और पर्यटन के लिए लक्षद्वीप को एक हब बनाए जाने की बात करते हैं और उसी में भारत और मालदीव के बीच संबंध कुछ थोड़ा सा और टकराव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि कई वहां के मंत्रियों ने भारत का इस मामले में विरोध भी किया था। हालांकि भारत सरकार इस मामले में तेजी से एक्शन की है और भारत ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की है। और इसी बीच मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, ये 5 दिवसीय चीन की यात्रा पर भी गए और लगातार चीन और मालदीव के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। भारत अपने एक सुरक्षा वाल्व के रूप में वहां पर अपनी कोशिश को बरकरार बनाए रखे हुए, हालांकि प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं उसके अंजाम क्या क्या आगे बढ़ते हैं। मित्रों, तो ये रहा है आपके करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगला है भूटान एयरवेज की भारत यात्रा के बारे में है, इसको भी हम लोग लगातार आगे चर्चा करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आप लगातार हमारे इस DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रह करके
और देवप्रयागम आईएएस के साथ भी जुड़े रह करके आप क्या कर सकते हैं, अपने करंट अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स आपको आपके परीक्षापयोगी दृष्टिकोण से दी जा रही है। आपके परीक्षाओं में आपको एक बेहतरीन स्कोर आप कर सके, कहाँ से प्रश्न जनरेट हो सकते हैं, इनके सबके बारे में आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो आप जरूर जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। आपके करंट अफेयर्स को यहाँ से अत्यंत मजबूती प्राप्त होगी। संक्षिप्त समय में आप चीज़ों को कैसे प्रश्न आते हैं उनके आधार पर आप इसको समझ जाएंगे। मित्रों, तो ये रहा आज की क्लास का आपका पूरा सिनेरियो रहा है। फिर हम अगली क्लास में आपको फिर यहीं से आगे लेकर के चलते हैं। भारत भूटान की जो है भूटान नरेश की भारत यात्रा के साथ हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। आज की क्लास यहीं तक।